नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी भू कानून की बारी, सड़कों पर आंदोलनकारी। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग तेज हो गई है। दरअसल राज्य आंदोलनकारियों ने सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू कराने को लेकर परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों के पुलिस प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं राज्य आंदोलनकारी सरकार की अनदेखी से नाराज हैं। पिछले लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी सरकार से अपने विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज होकर राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम आवास कूच किया है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड का मौलिक स्वरूप बनाए रखने के लिए मजबूत और सख्त भू कानून, मूल निवास 1950 और धारा 371 कड़ाई से लागू होना चाहिए। हर राज्य का अपना भू कानून और मूल निवास की व्यवस्था है। ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय दलों ने प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। राज्य गठन के 23 साल बाद भी मूल निवासियों को कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा वो नुकसान झेल रहे हैं। और मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार की ओर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। सरकार बेहद गंभीर है सख्त भू कानून लागू करने को लेकर, लेकिन विपक्षी दलों ने भी राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग का समर्थन करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आज इसी मुद्दे पर देवभूमि के दंगल में होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक कूच किया है। राज्य आंदोलनकारी सरकार की अनदेखी से नाराज हैं। पिछले लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी सरकार से अपने विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज होकर राज्य आंदोलनकारियों ने 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर सीएम आवास कूच किया है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड का मौलिक स्वरूप बनाए रखने के लिए मजबूत और सख्त भू कानून, मूल निवास 1950 और धारा 371 कड़ाई से लागू होना चाहिए। हर राज्य का अपना भू कानून और मूल निवास की व्यवस्था है। ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय दलों ने प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। राज्य गठन के 23 साल बाद भी मूल निवासियों को कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा वो नुकसान में रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की ओर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। सरकार बेहद गंभीर है सशक्त भू कानून लागू करने को लेकर। कि उत्तराखंड की जनता में एक प्रश्न मन में बहुत दिनों से मथ रहा है और बहुत इस बात पे चिंतन मनन चल रहा है कि इस प्रदेश का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो इसलिए जब उन्होंने एक पाया कि और प्रदेशों में मूल निवास, उनका भू कानून, उनकी नौकरियों पर उनका अधिकार है, स्थानीय समूह के नौकरियों में स्थानीय लोगों का, और हमारे यहाँ जो मर्जी जब मर्जी आए यहाँ का स्थानीय निवास बन जा रहा है और हमारी नौकरियों पर डाका डाल रहा है। आपने इतने बड़े बड़े घोटाले नौकरियों को देखे होंगे, उससे हमारा जनमानस और हमारा यूथ, अब हमारा समय तो चला गया, लेकिन उनको अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और आज अपने बच्चों को भविष्य बचाने के लिए तमाम हमारी मातृशक्ति, तमाम संगठन, क्षेत्रीय संगठन, बड़े बड़े दलों के अंदर भी लोग मंथन कर रहे हैं और वो समर्थन दे रहे हैं कि साथियों हम अंदर से लड़े हैं, तुम बाहर से लड़ो, लेकिन ये होना है और ये हम करवा के छोड़ेंगे। देखिए, भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिसंबर 2018 में भू कानून में संशोधन किया था, जिसके तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया।
अब कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता है। साथ ही इसमें उत्तराखंड के मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में भूमि की हदबंदी भी खत्म कर दी गई है। इन जिलों में तय सीमा से अधिक भूमि खरीदी या बेची जा सकेगी। वहीं विपक्षी दलों ने भी राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग का समर्थन करते हुए सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू किए जाने की मांग की है। निश्चित रूप से इस प्रदेश में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए था और जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पुराना भू कानून था उसको ख़त्म करके ओपन फॉर ऑल किया है, उससे उत्तराखंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन सरकार से फिर मांग करते हैं कि एक सशक्त भू कानून लाया जाए जिससे इस प्रदेश की जो ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, पर्वतीय, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र की, उस पर अंकुश लगाया जा सके। इसमें सरकार को त्वरित गति से काम करना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राज्य आंदोलनकारी सरकार की अनदेखी से नाराज हैं। सत्ता में आने से पहले सीएम धामी ने भी सशक्त भू कानून लागू करने का वादा किया था, लेकिन कमेटी गठित होने के बाद इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं होने से राज्य आंदोलनकारी नाराज हैं। देखना होगा क्या राज्य आंदोलनकारियों के प्रदर्शन से सरकार इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से है। आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। और संगीता शर्मा जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। और दीपक रॉय साहब हमारे साथ में हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। सत्यवीर जी से शुरुआत कर लेते हैं। सत्ता पक्ष से है, जिम्मेदार हैं, ज्यादा शक्तियां हैं, वर्तमान में सत्ता में हैं। सत्यवीर जी, जनता को सबसे ज्यादा उम्मीद किससे रखनी चाहिए वर्तमान के समय में जो सत्ता पक्ष में है? मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे। और ये जो भू कानून की बात हो रही है ना, ये आज से नहीं हो रही। इसमें ऐसा नहीं है कि जवाबदेही आशीष जी की नहीं है या आपकी नहीं है। आशीष जी से भी उतनी ही सख्ती से पूछा जा सकता है जितनी सख्ती से आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन क्योंकि वर्तमान के समय में जनता ने आपको सर माथे पर बिठाया, इसलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर, भू कानून की बात कब सरकार सुनेगी, कब सरकार के लोग समझेंगे कि आम जनता जो है वो ये चाहती है और ये उत्तराखंड के लिए ठीक है। कमेटी का गठन हो गया है, लेकिन अब तक रार जो है वो बरकरार है। कब आखिर आंदोलनकारियों को जो राहत है वो मिल पाएगी? कब ये सख्त भू कानून जो है वो लागू हो पाएगा? धन्यवाद गरिमा जी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट तौर से जब अपने दूसरे कार्यकाल में आते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कमेटी का गठन किया, कमेटी ने वो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री या सरकार को सौंपी। उसके बाद लगातार अध्ययन चल रहा है और ये कोई एक ऐसा विषय नहीं है कि आप बड़ा ये थोड़ा सा मतलब कि उस पर अध्ययन किया और पूरे उत्तराखंड में उसको सौंप दिया। उसको पूरा डीपली अध्ययन किया जाएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, पठार में क्षेत्र है, अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। भाई उद्योग धंधे उत्तराखंड के अंदर आने, उनको किस प्रकार से इस भू कानून के अंदर उनको कैसे सम्मिलित करना है और किस प्रकार से यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि भाई निवेश तो होना चाहिए। अब निवेश होगा तो उन निवेशकों को किस प्रकार से जमीन का आवंटन किया जाए, वो सब पहलुओं पे बड़े गहनता से अध्ययन हो रहा है। और जब इस पे पूर्ण रूप से काम हो जाएगा तो हम सभी के सामने आएगा। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है गरिमा जी, उत्तराखंड ही नहीं, अन्य राज्य भी उससे पीड़ित है। खासकर उत्तराखंड राज्य उससे सबसे अधिक पीड़ित मुझे दिखता हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कदम उठाया, हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर पठार क्षेत्रों से लेकर जिस प्रकार से अतिक्रमण की और उसके बाद अपराधों की संख्या एक उत्तराखंड बनने के बाद समाधान क्यों नहीं हुआ? सत्यवीर जी, आप देखिए, आपने भी अपने जवाब में यही कहा कि मैं मानता हूं कि उत्तराखंड इससे सबसे ज्यादा पीड़ित है। आप भी इस बात से सहमत है ना? आप उत्तराखंड के निवासी हैं, आप बेहतर इस बात को समझेंगे और आप खुद भी ये बात कह रहे हैं। तो ऐसे में आपको भी मुझे लगता है सरकार से अपनी पूछना चाहिए कि भाई अब तक सिर्फ आश्वासन क्यों, कमेटियां क्यों, काम क्यों नहीं? क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार आज बनी है या कल बनी, हमने आपसे आज ही सवाल कर दिया, या ये मुद्दा आज कल का है? ये तो सालों पुरानी समस्या है और आप तो कहते भी आए थे कि हमारे लिए प्रायोरिटी में है। गरिमा जी, मैंने अतिक्रमण का विषय कहा कि भाई अतिक्रमण जिस प्रकार से एक बड़े स्तर पर उत्तराखंड में देखने को मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कदम उठाया है, एकाएक सारे जितने भी कहीं पर भी जिस प्रकार का अतिक्रमण दिख रहा है,
किसी से भी कोई कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना, कोई कितना ही दबाव क्यों ना डाल रहा, हम एकाएक उसको ध्वस्त कर रहे। एक मामला ऐसा फंसता है उत्तराखंड के अंदर, हम तमाम उस डिबेटों में बैठे, जब हल्द्वानी में एक जगह है जो रेल केंद्र सरकार की और रेलवे की है, मगर वहां पे एकाएक इतने लोग बसे हुए हैं। अगर उत्तराखंड सरकार के अंदर में होता तो उसका फैसला हम कर देते, मगर वो अब कोर्ट के अंदर निलंबित है, केंद्र सरकार का मामला है, तो कोर्ट जो निर्णय लेगा वो हमारे लिए शिरोधार्य है। मगर जी मुझे बड़ी संतोष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से स्थापित हुए हैं, जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला है, उन्होंने लगातार उत्तराखंड के नागरिकों की किस प्रकार से सहूलियतें प्रदान की जाए और भू कानून के लिए जिस प्रकार से वो खुद चिंतित है, लगातार सर लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होता ना, चिंता करने से क्यों हम मान लें कि वो चिंतित हैं? अब तक आखिर ये सख्त भू कानून क्यों नहीं मिला उत्तराखंड वासियों को? आज आंदोलनकारी जो कर रहे हैं वो आपको, मुझे लगता है आप उससे अवगत होंगे। मैं निश्चित रूप से अवगत हूँ। मैं धरातल पे काम करने वाले लोग एक एक खबर रहती है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा समय रखिए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग कार्यशैली है। जिस प्रकार से वो निर्णय लेते हैं, वो किसी के भी कोई उनपे अगर प्रभाव जमाना चाहे कि भाई इस प्रकार से कार्य होना चाहिए और उत्तराखंड के हित में नहीं है, तो वो इस प्रकार से कभी कोई कदम नहीं बढ़ाते। वो केवल उत्तराखंड के किस प्रकार से संसाधनों की, जंगल जमीन की रक्षा की जाए, उसके लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा फॉरेस्ट की इतनी जमीनें कवर करी हुई थी, सिंचाई विभाग की इतनी जमीन कभी कवर करी हुई थी, किसी के प्रति भी उन्होंने देखा नहीं कि भाई वो किस समुदाय का है, किस समाज का है। उन्होंने जिस प्रकार से न्याय संगत काम हो सकता था, उस न्याय संगत उन्होंने काम करते हुए दिखाया। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने एक बहुत बड़ा पुराना लंबित मामला था, अगर आप जाओगे विकास नगर में जाओगे, वहां कम से कम 1900 ऐसे लोग थे जो सिंचाई विभाग पे फंसे हुए थे, और उसका कुछ पोर्शन तो पहले खाली करा दिया गया था। वहां पे पूरा का पूरा सोलर प्लांट लिया लगा। ठीक है सर, ठीक है। अभी भू कानून को लेकर सत्यवीर जी बात हो रही है, भू कानून पर बात करना अहम हो जाता है मुझे लगता है। और देखिए, आपने कहा कि आपके मुख्यमंत्री चिंतित हैं और वो लगातार अलग अलग चीजों में राहत पहुंचा रहे हैं, लेकिन भू कानून भी उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बात से आप भी सहमत हैं? क्योंकि आप खुद अपने शब्दों में कह रहे हैं कि लोग परेशान होते हैं, लोगों के लिए ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात है। ठीक है, आशीष जी के पास चलते हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, आज विपक्ष जो है आंदोलनकारियों के साथ खड़ा है और बुलंदी के साथ उनकी आवाज को और ज्यादा बुलंद कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सर आप भी तो जिम्मेदार हैं, आप सब भी अपने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कहते आए ना कि भू कानून उत्तराखंड के लिए बड़ा जरूरी है, लेकिन लागू अब तक क्यों नहीं किया गया सर? मैडम, भू कानून अभी आपने ही बताया, जब इंदर सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने हटाया था, तो ये तो आपने ही बताया, भू कानून तो बना हुआ था। भू कानून माननीय दिवाकर भट्ट जी के टाइम पे, जब ये राजस्व मंत्री थे उस टाइम पे बनाया गया था और उसे भाजपा ने ही हटाने का काम किया। दूसरी बात रही मैडम, हम पूछते क्या है उसका जवाब हमें क्या मिलता है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं भू कानून की, वो बात कर रहे हैं अतिक्रमण की, वो बात कर रहे हैं कहीं और की। सत्यवीर जी आएंगे, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, आएंगे जब आप आपके पास आएंगे। हाँ, जब बेरोजगारों ने आपसे रोजगार की बात करी तो आपने उन पे लाठियां बरसाई। आप कहते हैं कि भू कानून बनाना बड़ा मुश्किल है, यूसीसी कानून, ये कानून बनाना, समान नागरिकता कानून बनाना बड़ा आसान। देखिए आपसे मांग क्या रहे हैं, आप देख क्या रहे हैं। हम भू कानून की बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं, हम अस्थायी राजधानी की बात करते हैं, आप देहरादून में एक और विधानसभा बनाने की बात करते हैं, आप खुद नकल कराते हैं, आप खुद ही नकल विरोधी कानून लाने की बात करते हैं। आप पूरे उत्तराखंड को गुमराह कर रहे हैं सत्यवीर भाई। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को गुमराह करके रखा हुआ है। जनता क्या मांग रही है, आप क्या दे रहे हैं? आप लोग अपने वादों पे ही नहीं है। आपने क्या वादे किए थे जब आप सत्ता पे आए थे? आपने कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम काला धन लेके आएंगे, लेकिन आज आप उसकी बात करने से डरते हैं, आप उसकी बात नहीं करना चाहते हैं। आपने जब सत्ता में आए थे तो आपने कहा था हम गुजरात मॉडल बनाएंगे। क्या गुजरात मॉडल होता है? गुजरात का मॉडल भी शायद उसी तरीके का आपने बात करी होगी। जिस प्रकार से आप लोगों ने गुजरात में दंगे कराए थे, उस तरह पूरे देश के अंदर दंगे कराने का काम कर रहे हैं। आज देखें देश चल रहा है। डबल इंजन की सरकार के यही फायदे होते हैं क्या? मणिपुर में जब प्रधानमंत्री जी गए थे, जब चुनाव से पहले, तो कह रहे थे अगर कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे। कांग्रेस तो नहीं आई, दंगे नहीं हुए। आप लोग आए और आपने वो दंगे करवा दिए कि आज आप पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से वो दंगे हमारे पूरे देश के अंदर फैल। तो सत्यवीर भाई, जनता को गुमराह करना कीजिए। आप खुद सोचेंगे, आप कृषि कानून बनाते हैं, आप ये दूसरे कानून लाते हैं, आशीष जी आपने शुरू बहुत अच्छा किया था। आशीष जी आपने शुरू बहुत अच्छा किया। आपने कहा ना कि देखिए क्या सवाल पूछा जाता है और क्या जवाब मिलता है, लेकिन
इस बात को खुद पर भी लागू किया जाना चाहिए। छोड़ दीजिए ना इनकी बातें को गिनाना। आज मैंने आपसे भी सवाल किया था ना कि भाई आपके समय में क्यों नहीं हुआ, आपके मैनिफेस्टो में भी इस बात को कहा गया था, आप भी इस बात को लेकर लगातार कहते हुए आए और आज तो आप आंदोलनकारियों के साथ हैं। तो फिर आप उस पर जवाब दीजिए कि आपके समय पे क्या कमी रह गई जो आप इस चीज को और सख्त नहीं कर पाए। ये भी बड़ी बात है ना सर। दो ही लोग इस बात में ज्यादा जवाबदेही रखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी। अब इसमें मैं आम आदमी पार्टी से पूछूं तो क्या पूछूं? वो तो यही बताएंगे कि अगर उनकी सरकार आती तो क्या करेंगे, या वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जवाबदेही आप दोनों की है। पहले आपको मौका मिला, आज सत्यवीर जी की पार्टी सत्ता में है, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। आशीष जी, आपके अगर समय पर नहीं हुआ तो इस बात की जिम्मेदारी आपको सुनिश्चित करनी होगी। उस समय भू कानून बना हुआ था, भू कानून तो 2018 में त्रिवेंद्र जी ने हटाया। भू अच्छा। कानून तो था। हाँ, ये बात अलग है कि किस तरीके की ठीक है, सत्यवीर जी कुछ कह रहे हैं, सत्यवीर जी को जोड़ लेते हैं अभी। अभी सत्यवीर जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे। जी सत्यवीर जी बताएं। पहले तो मैं उन विषयों पे नहीं जाऊंगा जिन्होंने कहा कि भाई हाँ, भू कानून पर चर्चा हो रही है, उसी पर होगी। क्योंकि कांग्रेस के पास कोई जवाब तो है नहीं, उत्तराखंड के विरोध में हमेशा रही है, उन्होंने सत्ता भी सीन करी है जो इस उत्तराखंड के ऊपर जिस पार्टी ने गोलियां चलवाई थी, तो इनसे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं की जा सकती गरिमा जी। और जो ये बार बार त्रिवेंद्र जी का नाम ले रहे, तो मैं स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ त्रिवेंद्र जी ने क्या क्लॉज लाया था। उन्होंने क्लॉज लाया था कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए किस प्रकार से उनको छूट दी जाए। वास्तव में देनी चाहिए, मैं किसके लिए क्यों, अगर वहां पर अगर हमारे यहाँ उत्तराखंड सबसे बड़ा पूरे भारत में अगर सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है, सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन करने वाला वो हमारा पास एक ऐसा उद्योग है, अगर उसको और लैंड चाहिए, उसको अगर नॉर्म्स में चाहिए और वो सरकारी जमीनें लीज पे दी जा रही है, तो यानी कि भाई उसको हमने उसका पूरा दाखिल खारिजा करा दिया। उन्होंने उसमें दी थी जिससे कि उत्तराखंड में आने वाले समय पे निवेश बढ़े, इसके लिए करा था उन्होंने। अगर ये अपडेट नहीं होते तो उसमें हमारी कोई गलती तो है नहीं गरिमा जी। और यही नहीं, इस जो आने वाले समय में जो मुझे अभी तक जो थोड़ा सा मुझे पता चला है कि भाई अगर जिस प्रकार से मान लो हमने किसी उद्योग धंधे को 10 साल में स्टेब्लिश करने के लिए जमीन दी है, अगर उसने 10 साल के अंदर उसको स्टेब्लिश नहीं किया, सरकार उसको वापस ले रही है उस लैंड को, तो वो तमाम विषयों पे गहनता से अध्ययन हो रहा है। ये ऐसा मामला नहीं है गरिमा जी, राज्य के देखते हुए किस प्रकार से उसके संसाधनों का सदुपयोग हो सके उसके लिए लगातार काम कर रही है। अब कांग्रेस को मैं फिर कहना चाहता हूं कि राज्य हित में सोचोगे तो आपके अनुकूल भी परिणाम आएंगे, अन्यथा 17 देख लिया है, 22 देख लिया, उसके बाद तमाम चुनाव हुए हैं, केवल चर्चाओं का विषय रह जाओगे, एक दूसरे पे कटाक्ष करते रह जाओगे और कुछ इनके लिए हाथ में नहीं लगेगा। जनता आपके विरोध में, सत्यवीर भाई आज देखिए किस तरह से आपके हमारे गांव से विरोध में आज जनता हमारे ठीक है सत्यवीर जी, ठीक है अभी आपने बोल लिया। देखिए और मेहमान है उनको भी जोड़ना, लेकिन क्योंकि आप बीच में कुछ कह रहे थे अहम बात, इसलिए मैंने आपको जोड़ा। सबकी प्रतिक्रिया पहले आ जाए, उसके बाद फिर विस्तार से बातचीत होगी। आशीष जी देखिए, जवाब आपने भी मुझे उसी तरीके का दिया जिस तरीके का सत्यवीर जी ने दिया। दोनों ही लोगों से मैंने पहले भी कहा कि मुझे उम्मीद थी कि आप लोग जिम्मेदारी से इस बात को सुनिश्चित कराएंगे कि आखिर आपके समय में क्या गलतियां हुई जो आज तक किससे जनता परेशान है। संगीता जी का रुख करते, इसके बाद शांति प्रसाद जी के पास आएंगे और फिर दीपक जी के पास जाएंगे। संगीता जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं, स्वागत आपका चर्चा में। आपने सुन लिया, दोनों ही लोग एक दूसरे पर वो उनके कार्यकाल को लेकर कमियां गिनाते हैं, वो उनके कार्यकाल की कमियां गिनाते हैं। राजनीतिक दलों में ये स्वाभाविक है, कोई भी चर्चा हो इसी चीज की उम्मीद होती है, लेकिन आम जनता परेशान है। आज आंदोलनकारी किस तरीके से सबको लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता के लिए। आंदोलनकारी खासतौर पर जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है, और राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं मैडम? देखिए गरिमा जी, आज 23 वर्ष उत्तराखंड को बने हो गए, लेकिन लगातार शुरू से भू कानून उत्तराखंड चाहता था, उत्तराखंड की जनता चाहती थी कि यहाँ भू कानून बने। हमारा एक छोटा सा खूबसूरत राज्य है। देखिए कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है तो उसका परिणाम है कि कुछ कमियां रही होंगी, इसीलिए यहाँ की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर रखा। और 6 साल से जब बीजेपी है तो उम्मीदें इनसे ज्यादा रही होंगी, इसीलिए इन्हें दोबारा मैंडेट देके सरकार में वापस लेकर के आए कि ये इस काम को करेंगे। लेकिन जिन जिन कामों को लेकर भी आज मैं चर्चा नहीं करूंगी, चाहे इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया हो प्रतिवर्ष या महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि उस पर डिबेट नहीं है, लेकिन ये जो भी वादे करके आए, चाहे हम 2014 के चुनाव के देखें, 19 का मैनिफेस्टो उठा करके देखें और विधानसभा का उत्तराखंड का 2022 का मैनिफेस्टो उठा करके देखें, इन्होंने किन किन वादों को पूरा किया। मैनिफेस्टो से बिल्कुल उलट काम किया। सत्ता पाने के लिए बिल्कुल वादे किए, लेकिन वादों के विपरीत जाकर के इन्होंने काम किया। और जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए था, चाहे वो स्थायी राजधानी का मुद्दा हो, चाहे आज ये सशक्त भू कानून का मुद्दा हो, और चाहे स्थायी निवास के लिए भी आज आंदोलनरत हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं युवा। तो देखिए गरिमा जी,
बीजेपी जो है वो जो उत्तराखंड की जनता को चाहिए उससे विमुख जाकर ही काम करती है। आज यहाँ भू माफिया पनप रहे हैं, खनन माफिया पनप रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि भाई आप एक सशक्त भू कानून नहीं ला पाए। जब हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भू कानून लागू हो सकता है, वहां सारी चीजें हो सकती हैं, तो आखिर उत्तराखंड में इतनी हिला हवाली क्यों, इतनी देरी क्यों? क्योंकि नियत नहीं है गरिमा जी। नियत अच्छी होती और काम करने की इच्छा होती तो जिस तरह से ये वाहवाही करते हैं कि हम नकल कानून ले आए, जिस तरह से ये यूसीसी पर बात करते हैं, क्या अब तक भू कानून नहीं ले आते? लेकिन उसके लिए इनकी नियत नहीं है, क्योंकि वहां से देखिए एक बड़ा हिस्सा, जब यहाँ जमीनें बिकती हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बहुत होता है गरिमा जी, और वो बड़ा हिस्सा सब में बंटता भी है। तो वो बंदरबाट खत्म हो जाएगी जब सख्त भू कानून आ जाएगा, तो नीचे से लेकर के जो ऊपर की चेन तक सब कुछ बंटता है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, तो वो फिर कैसे बटेगा? तो उसके लिए सरकार चाहती ही नहीं है कि एक सख्त भू कानून आए और यहाँ की जो जमीनों की खरीद फरोख्त है वो रुके। बार बार हम ये कह देते हैं कि अवैध अतिक्रमण हो रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, तो जब इनको रोकने की एक जड़ जो है वो सशक्त भू कानून है गरिमा जी, तो उसको ही क्यों नहीं किया जाता? हम बीच के रास्ते खोजने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जिससे ये सारी चीजें खत्म होंगी उस पर हम बात करना नहीं चाहते, उसको हम लागू करना नहीं चाहते। तो बीजेपी की जो कार्यशैली है, इनकी नीति और नियत दोनों में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है, इनका चाल चरित्र और चेहरा दोनों बिल्कुल भिन्न है, और जनता अब उत्तराखंड की समझ रही है। आज आप देखिए कि आंदोलनकारी भी, राजनीतिक संगठन भी, सभी इस चीज की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने कानों से रुई हटा करके कितना इसको सुनती है और कितना इसको लागू करने पर विचार करती है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हमने तो लगातार इसको लेकर काम किया, अगर किया होता तो आज आंदोलनकारी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे होते। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेता है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी का, उसके बाद दीपक जी के पास जाएंगे। शांति प्रसाद जी, स्वागत आपका भी हमारी चर्चा में। आप यूकेडी से हैं और देखिए यूकेडी के बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने आंदोलन किया है, आंदोलनकारियों की संख्या उसमें भी रही है, तो ऐसे में आज आप देख रहे होंगे आंदोलनकारी कितने बुलंदी के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जबकि सरकारें जो रही हैं वो एक दूसरे की कमियां, उन्होंने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, क्या उन्होंने किया, ये चलता है। ये स्वाभाविक है, मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों में तो यही होगा, लेकिन आम जनता कब तक पिसती रहेगी? एक सख्त भू कानून आखिर क्यों नहीं मिलता प्रदेश को? इसमें फायदा क्या है राजनीतिक पार्टियों का? बात तो सब करते हैं, काम कोई क्यों नहीं करने को तैयार? गरिमा जी, आज जो जनता सड़कों पे उतरी है ये बताने के लिए काफी है कि अब जनता को ये बात समझ आ गई है कि उत्तराखंड के साथ कैसे धोखा किया जा रहा है। मैं बता दूं गरिमा जी, पैनल में जितने भी बैठे हैं, हाँ, इनमें जो पत्रकार है वो सहमत होंगे मेरी बात से। 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य हमको मिला तो इस राज्य के अंदर 26 राज्य विरोधी संशोधन थे। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक पास हुआ तो हमको उसी दिन इन्होंने गुलाम बना दिया, और हमारे नेता काशी सिंह गहरी, दिवाकर भट्ट ने आपात बैठक बुलाकर कहा कि हमको एक ऐसा राज्य दिया जा रहा है जिस राज्य में हमारे सारे अधिकार उत्तर प्रदेश के हाथ में हैं, हमको क्या करना चाहिए। हमने तुरंत एक डेलीगेशन लेके कांग्रेस से कहा कि भाई ये क्या गड़बड़ है, भाई उत्तराखंड को कैसे बर्बाद कर रहे हो, ऐसा राज्य की मांग तो हमने नहीं करी थी। तब कांग्रेस के नेता एनडी तिवारी जैसे नेता ने कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश में इनके उसका विरोध करेंगे तो ये इसे ठंडे बस्ते में डाल देंगे, हम उत्तराखंड के अंदर लाकर इसमें संशोधन करवा देंगे। और उसके बाद ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने कुछ नहीं किया। हालात इतने खराब हो गए उत्तराखंड के अंदर कि मैं आपको बता दूं गरिमा जी, 9 नवंबर 2000 को हमने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में ही उत्तराखंड के अंदर ऐसे कानूनों का विरोध कर दिया था जिससे उत्तराखंड की जनता को गुलाम बनाने की साजिश दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने की। और मैं और एक ऐतिहासिक बात बता दूं, आज तक चैनल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पंत ने कहा था कि जाकर देखिए उत्तराखंड में आज मातम मनाया जा रहा है। जिन्होंने शहादत दी उनके सपनों के उत्तराखंड को कुचलकर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने एक ऐसा राज्य उत्तराखंड बना दिया जहां ना उनकी जमीन सुरक्षित है, ना उनकी बोली सुरक्षित है, ना उनकी भाषा सुरक्षित है, और 7 हिमालयी राज्यों के अंदर जो अधिकार संपन्न किए हैं उसमें उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का गुलाम बना दिया। ऐसा विरोध 9 नवंबर 2000 से चला और उसकी श्रृंखला बनती चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि आज सड़कों पर राज्य आंदोलन की तर्ज में पुनः क्या कर्मचारी, क्या व्यापारी, क्या मातृशक्ति, क्या छात्र शक्ति, सभी सड़कों पे सभी सामाजिक संगठन एक मुठ और एकजुट होकर आज मुख्यमंत्री आवास घेराव करने गए और सबके मुंह में एक ही बात थी
हमें सख्त भू कानून चाहिए, हमें बिल्कुल। मूल निवास 1950 चाहिए। अगर ये दोनों कानून उत्तराखंड में नहीं लगेंगे तो हमारी जमीनें तो जो गई, हमारा मूल अस्तित्व भी अब खतरे में आ गया, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। ये 23 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा किया हुआ विकास है। ये उत्तराखंड का अमृत काल है कि बच्चे बेरोजगार हैं तो लाठियां पड़ रही हैं, बेटियां अंकिता की तरह सरेआम मारी जा रही है, लड़कियां जो महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है, नौजवान पढ़कर अन्य राज्यों में अपना भविष्य सुधारने के लिए जा रहा है और अपने राज्य में 307 के मुकदमे झेल रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, मगर सरकार सुन रही है। जिस धाकड़ धामी को लोग युवा और प्रतिभावान मुख्यमंत्री कहते हैं, वो पुलिस के दम पर आंदोलनों को कुचल रहे हैं। आज सबने देखा। हमारा ये कहना है कि देवभूमि हम बने, ऊर्जा प्रदेश हम बने, जड़ी बूटी प्रदेश हम बने, और अब आम जनमानस के मुंह में है शराब प्रदेश अब हम बन गए, खनन माफिया प्रदेश हम बन गए, मुख्यमंत्री कार्यालय बेईमानों के कार्यालय बन के रह गया। उत्तराखंड की मूल अवधारणा के खिलाफ ये सत्ताएं काम कर रही है। आखिर हमारा दुर्भाग्य क्या है गरिमा जी? अगर हम देश प्रेमी हैं और हमने देश के लिए अगर भाजपा कांग्रेस को सत्ता दी है तो क्या आप हमारे सारे अधिकार छीन लोगे? घर घर शराब, हर घर शराब, घर घर भांग, हर घर भांग, क्या ये उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति है? हमारे मंदिरों के अंदर सोना चोरी भाजपा जैसे नेता कर रहे हैं, QR कोड लगा के। ठीक है सत्यवीर जी आते हैं, आपसे जवाब लेंगे। ठीक है देखिए, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है गरिमा जी। 94 में लोग बिल्कुल देखिए, क्रांति दिवस है और इस मौके पर जिस तरीके से उत्तराखंड में आंदोलनकारी सख्त कानून की मांग कर रहे हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। और सरकारें आखिर मैनिफेस्टो में तो इसकी खूब बात करती है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो 0 सन्नाटा क्यों नजर आता है? इस मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। दीपक रॉय साहब के साथ में चलते हैं। दीपक राय जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी, स्वागत आपका भी हमारी चर्चा में। दीपक जी, आपने सुन लिया। देखिए, राजनीतिक दलों से जैसा मैंने हर बार कहा है कि एक तरह की चर्चा की ही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन शांति प्रसाद जी ने जो बात कही ये भी अहम है। और जो आम आदमी पार्टी से संगीता जी कह रही है कि देखिए बातें होती नहीं, काम के नाम पर क्या हुआ? आप बताइए, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैनिफेस्टो में मुद्दों को रखना बहुत आसान होता है क्योंकि जनता उस वक्त देख रही होती कि भाई ये चीजें हैं जो सरकार अगर बनती है तो पार्टी ये काम करेगी, लेकिन उस मैनिफेस्टो को पूरा करना भी क्या नहीं होती जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की? गर्मा जी, आपने सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी चीज जब भी मुद्दों पे बात होती है तो सबसे पहले ये है कि मुद्दों को समझाया जाए, उस पर डिस्कशन किया जाए। अभी तक हमने आधे घंटे बात की, लेकिन कोई भी लाइन ऐसी नहीं रही जिसमें अभी भू कानून कौन से उत्तराखंड में किस बात पे जो प्रदर्शनकारी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, शायद इस पे एक लाइन भी नहीं जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि भू कानून जो है बहुत बड़ा एक तरह से जो इशू रहा है उत्तराखंड में शुरू से रहा है। लेकिन गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो कानून बनाए, समय पे कानून बनते रहे, ये बहुत ही पीसमील रहा। अलग अलग छोटे छोटे कानून बने और उस पर भी कानून नहीं बने। देखिए, 2002 से और 2007 के बीच कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उन्होंने 500 स्क्वायर मीटर का जो है कि बनाया कि इससे अधिक जो है बाहर का आदमी जमीन नहीं कर सकता। 2007 से 2012 तक ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने उसको रिड्यूस कर दिया कि 250 मीटर से अधिक जो है बाहर का आदमी कोई जमीन नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, वहां पे भू कानून जो बनने चाहिए, आप ओवरऑल जो है वहाँ उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थिति, सबको एक तरह से मिला जुला के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए कि वहाँ पे डिमांड क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है आप बाहर से लोग खरीदने के लिए या लीज पे देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इंडस्ट्रियल जो आर्थिक जो विकास है पूरे प्रदेश का रुक जाएगा। आपको उद्योगों के लिए जमीन देनी पड़ेगी और जैसे होटल्स हुए। लेकिन दीपक जी, नहीं लगता इसकी सीमा होनी चाहिए? दीपक जी, सीमा, क्योंकि जिस तरीके से 2018 में त्रिवेंद्र सरकार की बात आई, उन्होंने यही कहकर कहा था ना कि भाई उद्योग बढ़ेगा, कंपनियां आएंगी, निवेश बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सर वो नजर नहीं आया धरातल पर। उसके उलट कुछ और हो गया। लोगों को मौका मिल गया, लोग उत्तराखंड में आकर बस गए। पर्यटन प्रदेश है, आप समझ सकते हैं। हर साल जब पर्यटन का मौसम आता है, लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं लोग। 4 धाम की यात्रा है और बाहरी प्रदेश के लोगों ने वहां पर व्यवसाय स्थापित कर लिया। वहां के लोग महज कुछ हजार की नौकरी के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। गर्मा जी सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। आप ठीक है, आप ओपन आपने कर दिया, गलत चीज थी। आपको अगर वो देखा जाए उत्तराखंड की जो संस्कृति है, वहाँ मूल निवासियों को जो है उसमें एक कहीं न कहीं कोटा होना चाहिए था। आप सबसे बड़ी अगर होटल खोल रहे हैं, होटल का भी एक सब्सिट्यूट है,
आप होम स्टे योजना को जो है आप बढ़ावा दीजिए, गवर्नमेंट उस पर इंसेंटिव देना चाहिए, लोगों को फाइनेंस करना चाहिए। जिसके पास एक घर एक कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान है, 2 कमरे और बना, तो वो एज ए होटल का भी एक सब्स्टिट्यूट करेगा और वहाँ की जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन रहेगी, वहाँ की जो विरासत, सांस्कृतिक विरासत वो मेंटेन रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैंने कहा कि कमर्शियल उसके लिए एक्टिविटीज को रखते हुए, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टियों का अपना स्वार्थ होता है, तो उन्होंने इसलिए ओपन कर दिया। आप देखिए, अगर आपको मेंटेन करना है कि औद्योगिक विकास भी है तो आप ठीक है, स्मोकलेस इंडस्ट्री जितनी है वो उत्तराखंड में होनी चाहिए, वो फार्मा की जितनी इंडस्ट्री होनी चाहिए आप उसके लीज पे दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ आप कमर्शलाइज कर दीजिए कि पर्यटक आ रहे हैं, आप होटल दीजिए, 5 स्टार होटल दीजिए, फिर सड़कें बच जाए। फिर उसी वजह से आज देखिए जो भूस्खलन हो रहा है जोशीमठ में, जो हो रही पर्यावरण की जो आज खतरा हो गया पूरे प्रदेश में, तो इसी का नतीजा है। तो आप इस पे एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए कि आपकी जो ओरिजिनलिटी है उत्तराखंड की वो बनी रहे, और दूसरी तरफ उसका विकास भी होता है। बिल्कुल, मैंने आपका बहुत बड़ा होटल इंडस्ट्री जो है वहाँ पे लगी पड़ी हुई है, उसको हटाना चाहिए। रेस्टोरेंट हटाइए, आप होम स्टे योजना के अंदर जहाँ जहाँ पे चीज है वहाँ पे एक बनाइए, या तो आप एक ऐसा अप्रोच कीजिए जहाँ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड हो, जहाँ पे केवल जिनके मकान हो वहाँ पे केवल रेस्टोरेंट बना चाहिए। एक पर्टिकुलर में जो वहाँ पे 1-2 रूम बढ़ा के होम स्टे योजना को जो है आपने बनाया है उसको वो आगे बढ़ाइए। तो इस तरह के कानून जो उसका सबसे बड़ी कार्यान्वयन बहुत जरूरी है। कानून हमारे पास है, लेकिन आप देखिए, आप अगर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें भी देखिए आप किसी प्रॉपर्टी किसी और नाम से है, वो भी कितनी इंक्रोचमेंट है। तो ये बहुत ही बड़ा जो है एक अप्रोच अपनाना पड़ेगा, कानून बनाने पड़ेंगे, नीति बनानी पड़ेगी, और ये छोटे छोटे बीच में नहीं बननी चाहिए। ओवरऑल उत्तराखंड की जो है आवश्यकता को ध्यान में रखती है, उसके विकास को ध्यान रखते हैं, तभी बनाना चाहिए। सबसे बिल्कुल, बड़ी और चीज़ देखिए सबसे अहम जो बात आपने दीपक जी कही वो ये कि बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर निवेश के लिए कंपनियों को आने भी दिया जा रहा है तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि कितनी संख्या में लोग आएंगे, कितना एरिया कवर करेंगे, या इससे कितने उत्तराखंड के लोगों को लाभ मिलने वाला है। क्या इन चीजों के बारे में सोचा नहीं गया था उस वक्त जब ये फैसला लिया गया? ये भी तो बहुत अहम हो जाता है ना सर, क्योंकि अगर सोचा क्या होता तो आज आंदोलनकारी जो कर रहे हैं ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी सत्यवीर जी से जवाब ले लेते हैं। सत्यवीर जी, देखिए बात वहीं पर निकल कर आई कि सर बैलेंसिंग क्यों नहीं रही, क्यों जो रेशियो है वो गड़बड़ हुआ, जिसके चलते सारी चीजें परेशान होने वाली हुई। आप ही देखिए ना, आपने कहा था कि निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा, उत्तराखंड के लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड के लोग तो बाहर ही जाते हैं, शिक्षा के लिए हो या फिर नौकरी के लिए हो। पलायन आज भी आपके प्रदेश की बड़ी समस्या है, ये आप भी मानेंगे। क्यों है? क्योंकि यही वजह है ना कि उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए, वो प्लान आपका काम नहीं किया, जिस बात को कहकर आपने कहा था कि भाई हम इसलिए छूट दे रहे हैं ताकि लोग यहाँ पर आए, अपनी कंपनियां बनाएं। अब उसका क्या नतीजा निकला आज आपके सामने है। गरिमा जी, हाँ, आपने कहा कि हमने रोजगार के लिए और उत्तराखंड में किस प्रकार से काम किया, तो मैं आपको विगत 2 वर्षों के आंकड़े दे देता हूं। हमने 35,000 करोड़ का निवेश हमने जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें किया। तो आपको लगता है कि उस 35,000 के बाद सख्त भू कानून की जरूरत नहीं होगी? मैं बता रहा हूँ, एक मिनट जाइए ना, रोजगार की बात हाँ। की है, बता रहा हूँ। 35,000 करोड़ का हमने निवेश किया प्राइवेटाइजेशन में, जितने हमारे प्राइवेट उद्योग है। 90,000 हमारा जॉब क्रिएशन उसमें हुआ। अभी हाल ही में जो नीति आयोग के आंकड़े आए हैं, जितने भी हिमालय राज्य है भारत के, उसमें हम नंबर 1 आए हैं निर्यात में। यही नहीं, अगर सारे भारत के राज्यों को ले ले, चाहे यूनियन टेरिटरीज को ले ले, तो उसमें भी हमारा 9वां स्थान है। अब हम लगातार काम करने की दिशा में हैं, और जो यहाँ पर पत्रकार बंधु है उन्होंने कहा कि होम स्टे के लिए और बढ़ के काम करना चाहिए। इससे सुखद बात क्या होगी गरिमा जी, जब मुख्यमंत्री जी खुद होम स्टे में जाते हैं बिना कोई विज्ञापन देके। आपने भारत में देखा भी एक मुख्यमंत्री केवल विज्ञापनों में दिखते हैं, काम में तो दिखते नहीं, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी खुद धरातल पर अपने आप होम स्टे में रुक रहे हैं। उत्तराखंड में एक अच्छे से अच्छे होटल्स हैं, मगर वो जिस प्रकार से बढ़ावा देना चाहिए स्वरोजगार को, और माननीय त्रिवेंद्र जी ने स्कीम को लाया, वो इसको किस प्रकार से और बढ़ावा मिल सके उसमें लगातार वो काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड के जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, उद्योगों के लिए जिस प्रकार से लगातार काम किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी खुद प्रधानमंत्री से मिले हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है, उसको आप और बड़ा अपना सहयोग दीजिए, और हम उसमें आपका जिस प्रकार को आपको संसाधन चाहिए उत्तराखंड सरकार देने को तैयार है, राज्य सरकार देने को तैयार है। ये सब उसीलिए किया जा रहा है कि हमारे जो यहाँ के नागरिक है उसको किस प्रकार से रोजगार मिल सके। आपने पलायन की बात करी गरिमा जी, तो मैं बताना चाहता हूँ पलायन 2 या 3 किस्म का ही होता है। या तो उसकी जो आकांक्षाएं है कि भाई उत्तराखंड में इस प्रकार से मुझे और आगे जाना है, या उत्तराखंड में वो नहीं है, तो वो दूसरे राज्यों में जाता है। वही दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, चाहे बिहार से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे अन्य यूपी से हो,
तमाम लोग हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उत्तराखंड के अंदर सड़कों का जाल बिछा और अच्छी सड़कें बनने लगी, आपका रुद्रप्रयाग जिला हो गया, आपका चमोली जिला हो गया, आपका उत्तरकाशी जिला हो गया, आपका उत्तरकाशी और देहरादून जिला हो गया, इन जिलों के आप डेटा उठा के देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर पलायन रुका है, किस प्रकार से यहाँ पर लोगों की आर्थिकी में अंतर आया है। और बात रही अन्य दल जो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई यहाँ की मेडिकल सुविधा है और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ये तो मैंने आपको सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन में काम किया, सर ये आपने जो आंकड़े पेश किए ना, ये सारे आंकड़े हमारे पास हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम आपके आंकड़ों के साथ नहीं बैठे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है ना कि आप मुद्दे पर बात करिए, आपने क्या किया आज वो बात करने का वक्त नहीं है। आप सशक्त भू कानून के आप कह रहे हैं आपने 35,000 करोड़ का निवेश किया, लेकिन इसमें उत्तराखंड के लोगों का कितना फायदा हुआ सर? इसमें कितने लोगों को उत्तराखंड से नौकरी मिली? और सशक्त भू कानून उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए जरूरी है। आंदोलनकारी यूं ही तो लाइन लगाकर प्रदर्शन नहीं कर रहे ना सर, या फिर आपने ऊर्जा के क्षेत्र में सारी चीजों में काम कर दिया, तो क्या उससे उत्तराखंड के लोग सख्त भू कानून की मांग ना करें? क्या आप भी इस बात से आप बता दीजिए, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछ रही हूँ कि क्या आप नहीं सहमत है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए? गरिमा जी, अगर हमारी पार्टी अगर संवेदनशील ना होती तो इस प्रकार से काम भी ना करती, और उसके लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मैं पहले ही कह चुका हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कार्यशैली इस प्रकार है, जिस काम को अपने हाथ में ले लेते हैं, जब तक उसको पूर्ण रूप से नहीं कर लेते और कानून सम्मत नहीं कर लेते, राज्यों के हित के लिए नहीं कर लेते, तब तक वो चैन से बैठते नहीं और लगातार काम कर रहे हैं। सर पिछले कितने साल से आप सत्ता में हैं? पिछले कितने सालों से आप सत्ता में हैं? आप चैन से नहीं बैठते आप कह रहे हैं, और इधर आंदोलनकारी मुझे तो लग रहा है वो चैन से नहीं बैठे हुए हैं। चैन तो उनका उड़ा हुआ है, चैन तो आपके प्रदेश की जनता का उड़ा हुआ है। आप तो बिल्कुल चैन से बैठे मुझे नजर आते हैं। राजनीतिक दलों ने कहा कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं कहना चाहता हूं जो अन्य राजनीतिक दल जो टीका टिप्पणी कर रहे थे, अगर हमारी पार्टी उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी संवेदनशील इस राज्य के ना होते, इस राज्य की मूलभूत आवश्यकताओं को ना पहचानते, तो ये राज्य का गठन मुझे लगता है अभी तक भी ना हो पाता। और अच्छा। यही नहीं स्पेशल स्टेटस का जो इन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था वो 2016 में खत्म हुआ, साउथ में एक तोड़ भी दिल्ली की। लेकिन आज उत्तराखंड में जो समस्याएं हैं वो भी आप उनसे भी अवगत कराइए ना। सिर्फ राज्य गठन के बाद से ही तो सारी समस्याएं खत्म नहीं हो गई, बल्कि मुझे लगता है उस दिन से चीजें शुरू हुई थी, क्योंकि अब जब राज्य गठन हुआ तो राज्य में और बेहतर चीजें होनी चाहिए थी। राज्य की आम जनता की सुविधाओं के लिए, उनके मजबूती के लिए चीजों को और बेहतर किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य गठन कर देने पर। दे दीजिए, मैं 30 सेकंड में कंक्लूड कर। हाँ ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए और लोगों के पास चले। उत्तराखंड बनने के बाद ये देख लीजिए कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने एम्स थे, या हमारी सरकार में 3 नए मेडिकल कॉलेज बन के एम्स बन गया, और कुमाऊं में दूसरा एम्स भी आ रहा है। हाँ। और एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, जब कांग्रेस गवर्नमेंट से पहले हमारी सरकार थी तो यहाँ पर 108 की जो सुविधा मिलती है एम्बुलेंस की, वो नहीं थी। आज की डेट में आपको आंकड़ा सहित बता रहा हूँ। ठीक है, यानी एम्बुलेंस स्वास्थ्य सब बेहतर हो गया है। सर अभी 2 से 3 दिन हुए होंगे, हमने अपने ही चैनल पर, आप नहीं थे प्रवक्ता हमारे उस दिन गेस्ट के तौर पर, आप नहीं जुड़े थे, हमने अभी डिबेट किया था स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बेकाबू हो गई हैं। अगर उन तस्वीरों को आप देखेंगे ना तो सर आपका दिल झकझोर जाएगा। आप यकीन मानिए, उत्तराखंड की वो तस्वीरें थी, उस पर हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से अपनी पीठ पर बिठाकर मरीजों को पहुंचाया जा रहा है, और ये आपके प्रदेश की तस्वीरें थी। इसका अध्ययन बताता हूं मैं गरिमा जी, मुझे नहीं लगता कि मीडिया चैनल के लोग जो दिल्ली में बैठते हैं कितना उत्तराखंड को समझते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र को कितना समझते हैं, उसकी बसावट को कितना समझते हैं, वहां के रहन सहन को किस प्रकार से समझते हैं। ठीक है। पहाड़ में जब कोई गांव होता है तो उसके खेड़े भी होते हैं, खेड़ों में कई खेड़े जहाँ पे छानियां होती है, अगर वो काम सत्यवीर जी ठीक है, सत्यवीर जी मेरी बात सुनते जाइए। ठीक है सत्यवीर जी, हम चाहे दिल्ली में बैठकर बात करें या कानपुर में या लखनऊ में, हम कहीं से भी बैठकर बात करें, हमारी जब रिपोर्ट तैयार होती है ना तो हमारे संवाददाता उस गांव उस जगह तक जाते हैं, वहां से तस्वीरें लेकर आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और वहां पर लोग आपकी सरकार को जो कहते हैं ना वो सुनकर आपके कानों से खून निकल आएगा। सर माफ कीजिए, मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन आपने क्योंकि कहा कि मीडिया चैनल जो दिल्ली में बैठकर डिबेट करते हैं उनको दर्द असली नहीं पता होता। तस्वीरें जब आती हैं ना, वो तस्वीरें उत्तराखंड के किसी भी प्रदेश से आती हैं, उन तस्वीरों को देखने मात्र से एक आम व्यक्ति को दर्द उस तस्वीर का समझ में आ जाएगा। तो इस बात पर टिप्पणी मत करिए।
आज तक किसी ने इस प्रश्न का उत्तर आपको सही से नहीं दिया होगा। मैं आपको उत्तर देता हूं, क्योंकि किसी का अध्ययन इतनी गहनता से नहीं हुआ है जितनी गहनता से हमने किया है। अगर हम खेड़े में होते हैं तो उस खेड़े में जिस प्रकार से हमारी कनेक्टिविटी नहीं दे सकते, एक क्षेत्र एक छाननी वहां पर, एक छाननी वहां पर। चलिए, कम से कम आज आपने स्वीकार किया कि आप कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन जब चर्चा में हमारे साथ में थे ना सर, आपकी पार्टी के प्रवक्ता। छाननी क्या होती है, खेड़ा क्या होता है, मुझे ये बता दीजिए आप बस। अच्छा, छाननी क्या होती है, खेड़ा, इतना बता दीजिए सर। जवाब सर सुनिए सत्यवीर जी, सुनिए। मुझे क्या पता है, मैं उत्तराखंड की निवासी नहीं हूं, मैं यहाँ पर बैठकर बोल रही हूँ, लेकिन हम जब किसी मुद्दे पर बात करते हैं ना, तो हम उसके सारे फैक्ट्स और सारी चीजें लेकर बैठते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, जब रिपोर्ट हम अपनी चर्चा से पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें सारी बारीकियां होती हैं, और जब आप मैनिफेस्टो लेकर आते हैं तब आप ये क्यों नहीं बताते सर कि हम इस खेड़े में और इस जगह पर कनेक्टिविटी देंगे और इस जगह पर नहीं देंगे। तब तो आप सीना ठोक कर कहते हैं कि हम उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, जगह जगह पर अस्पताल देंगे, तब आप ये बात नहीं बताते। आज टीवी पर बैठकर आप ये कह रहे हैं कि आप कनेक्टिविटी कहां पर देंगे और कहां पर नहीं देंगे, किस खेड़े में कनेक्ट करेंगे और क्या नहीं बनाएंगे। आप हमसे पूछो क्या होता है। सत्यवीर जी, प्लीज इस तरीके की टिप्पणियां करने से बचा करिए इस तरीके की बात करने से पहले सोचा करिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी को तस्वीरों से ही, मैंने क्या कहा, जो तस्वीरें सामने आई थी ना सर, वो तस्वीरें आपके लिए काफी होती। आप उस दिन चर्चा में नहीं थे, खैर चलिए छोड़िए, वो चर्चा की बात अलग है। अभी सख्त भू कानून को लेकर भी आप कह रहे हैं आपने सब कर दिया, ठीक है सत्यवीर जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अब और मेहमानों को जोड़ते, दीपक रॉय आपके पास चलते। दीपक जी, आप सुन रहे हैं ना भाई, दिल्ली में बैठा व्यक्ति क्या समझेगा उत्तराखंड का दर्द। अब आप ही के शब्दों को मैं ध्यान में रख लूं तो भाई, दिल्ली में बैठे आपके प्रधानमंत्री, आपकी डबल इंजन की सरकार क्या समझेगी। आपके मुख्यमंत्री हैं, वो भी आधे दिन दिल्ली में रहते हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, वो भी आधे दिन दिल्ली में रहते हैं, तो वो क्या जानेंगे। आपने तो कंपनियां बुला ली, फैक्ट्रियां बुला ली। कोई प्रधानमंत्री बता दीजिए, कोई माला में रुका, एक नाम बता दीजिए। गरिमा जी, चैलेंज करता हूं, ठीक है। केदारनाथ में कोई प्रधानमंत्री क्या, चैलेंज करता हूं। ठीक है सत्यवीर जी, आप मुझसे डिबेट करने के लिए मत आया करिए। सत्यवीर जी, हमारी आपकी डिबेट नहीं होती है, आप मीडिया कर्मियों पर आरोप लगाने लग जाते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी आपकी डिबेट, आपको सिर्फ मेरे सवालों का जवाब नहीं देना है। मैं सवाल वो करती हूँ जो आम जनता आपसे करना चाहती है सर, और उनका जवाब अगर आप सिर्फ मुझे समझ कर देंगे तो गलत देंगे। ठीक है दीपक जी के पास चलते हैं। सत्यवीर जी, काफी वक्त देखिए हमने आपके साथ चर्चा की। दीपक जी, अब देखिए यहाँ पर यही बात है ना कि आपने सब कर दिया, वो कह रहे हैं हमने सब किया, हमने रोजगार भी दिया, फिर क्या है आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलनकारी, क्यों ये परेशान हो रहे हैं। जब सब ठीक है तो ये परेशान क्यों हो रहे हैं सर, आप बता दीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है आप समझते होंगे इन चीजों को। देखिए गर्मा जी, चलिए हम लोग तो दिल्ली में आप कानपुर बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे है, उत्तराखंड में है। आज एक भी किसी ने ये नहीं बोला कि प्रदर्शनकारियों जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग क्या है। और ये तो उसी प्रदेश के हैं सर, ये हमने कानपुर से नहीं भेजे, या ये हमने दिल्ली से नहीं भेजे, ये आपके प्रदेश की जनता है, आपके प्रदेश के निवासी हैं। जी तो बात उसी पे आज जो इशू हमारा डिबेट का हुआ, ये प्रदर्शनकारी मांग क्या कर रहा है, हमने तो बात ही नहीं कि प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं। हाँ। तो सबसे बड़ी इशू ये था कि भू कानून पे होगा, अगर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी क्या मांग है। तो शायद ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से इस पे कमेंट आ रहा है कि उनके कानून क्या है। वो कह रहे हो हमारे जो जमीनें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं, गवर्नमेंट से बोले कि सख्त कानून बनाइए कि जो बाहर से आके जो हमारी जमीन कहते हैं वो ना खरीद पाए। पूरे उत्तराखंड में इस तरह का विकास कीजिए कि पलायन रुके, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए। तो देखिए सब रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे रोजगार हुआ तो एक पलायन से उसका सीधा मामला जुड़ा हुआ है। तो इस पे सत्ता पक्ष अगर विपक्ष जवाब मांगता है, इसमें गलत नहीं करता। आप मीडिया को तो कहिए कि आप वहाँ टेक्निकल टर्म्स बताइए, सही बात है। आप मुझसे पूछिए टेक्निकल, लोकल टेक्निकल, मैं नहीं बता पाऊँ। लेकिन इशूज की जहाँ बात है, आप तो समझते हैं ना इशूज को कि भू कानून में क्या इशू, तभी तो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। या तो बोल लीजिए गलत कर रहे हैं आप, उनके अगेंस्ट कार्रवाई कीजिए, या तो आप चर्चा कीजिए। बिल्कुल देखिए चर्चा की बात तब होगी ना जब आपको लगेगा कि ये समस्याएं हैं। आपको लगता है कि मीडिया कर्मी जो हैं वो गलत चीज बोल रहे हैं, मीडिया कर्मी गलत चीज बोल रहे हैं, आप बताइए ना अपने प्रदेश की जनता को, आप खुश रखिए, हमें क्या फर्क पड़ेगा। आपके प्रदेश की जनता, आपके प्रदेश के आंदोलनकारी जो आज आंदोलन कर रहे हैं, आपके प्रदेश से जुड़ा मुद्दा है, आपके प्रदेश की मांग है, आपके पूरे उत्तराखंड के लोग सख्त भू कानून की मांग कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमें आपका दर्द नहीं समझ आता या हमें उत्तराखंड की समस्याएं नहीं समझ आती। ये कौन सी बात होती है।
ठीक है, आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आप बताइए, सब कुछ ठीक है, सत्यवीर जी कह रहे हैं हमने सब किया है, हमने तो निवेश भी दिलाया है, हमने तो रोजगार भी दिया है लोगों को, फिर समस्या कहाँ है? और आप भी कह रहे हैं कि आपके समय में भी सब ठीक था, जब 2018 में त्रिवेंद्र जी आए, उन्होंने सख्त भू कानून पर जो लिमिट थी उसको खत्म किया, उसके बाद से चीजें बिगड़ गई। लेकिन जो मांग है वो तो यही है ना कि सख्त किया जाए इस कानून को, क्योंकि उत्तराखंड वासियों के पास कुछ बचा नहीं है। अब जमीनें बाहर के लोग आए, यहाँ पर व्यवसाय बना लिया, सेटल हो गए, अब उत्तराखंड के लोग उसी होटल, रेस्टोरेंट या फिर उन्हीं के उन कंपनियों में कुछ हजारों की नौकरियों के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। मैडम, सत्यवीर भाई ने भी बताया था कि जब सब कुछ बिक जाएगा उसके बाद ये भू कानून बना देंगे सख्त से सख्त, जब उत्तराखंड में कुछ रहेगा ही नहीं। हाँ। आप एक बात बताएं, सारे माफिया जब यहाँ जमीन खरीद लेंगे, उसकी दिल्ली वालों को, बाहर वालों को लाके प्लॉटिंग करके बेच देंगे, क्योंकि उत्तराखंड वालों को इतना पैसा नहीं है कि 100 बीघा 50 बीघा में प्लॉटिंग कर सके। ये सारे बाहर के लोग हैं। अच्छा, आपको कौन मना कर रहा है फैक्ट्री लगाने के लिए मत जमीन दो? आप इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर जमीन देना चाहते हैं, उसके लिए कौन मना करेगा? हमें उत्तराखंड में रोजगार चाहिए और इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। पर बात यह है, जब आपने अभी हमारे दीपक राय जी ने बताया, जब 500 स्क्वायर गज का लिमिट थी, इन्होंने आके 250 करी बीजेपी ने, त्रिवेंद्र जी ने 250 भी हटा। बाहरी आदमी के यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है मैडम? जब बाहरी आदमी यहाँ पे आता है तो अड़ोस पड़ोस में यहाँ के लोकल आदमियों के ऊपर अपना दबाव डालने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है मैं इसको परेशान करके इसको ऐसे भगा दूं और बाहर से लाके एक आदमी को औने पौने दाम में जमीन बेच के जाए। क्योंकि पहाड़ का आदमी तो बहुत शरीफ है, गढ़वाल का आदमी बहुत शरीफ है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिस तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग मानसिकता के, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, वो लोग यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर आप मैडम आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, तो टूरिस्ट पैलेस नहीं, एक तो देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप आशीष जी, आपने जल्दी जल्दी से करते हैं, सभी मेहमानों की एक प्रतिक्रिया लेनी है। आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है कि बाहर का व्यक्ति आएगा, वो अपने हिसाब से चीजों को डेवलप करेगा और वो बिजनेस पर्पज से यहाँ पर चीजों को सेटल करेगा, ये अहम हो जाता है। और आपकी पहली जो मंशा होनी चाहिए वो होनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों को सशक्त करने की। वो इसीलिए इस कानून को और ज्यादा सख्त करने की मांग कर रहे हैं ताकि वो मजबूत हो सके, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। महज कुछ पैसों में उनकी जमीनें बिक जाती हैं। पहले लिमिट थी, अब वो खत्म कर दी गई, और इसको लेकर कोई भी नजर नहीं है, क्योंकि कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इसी वजह से तो सरकार नहीं देख रही है इन चीजों को, वरना इतना वक्त था, ऐसा तो नहीं था कि आज की बात, हम पहले भी कह रहे थे कि आज तो नहीं, आज ही की मांग उठ गई, या ऐसा नहीं आज ही सरकार बन गई जो हम आज ही उनसे पूछने लगे कि भाई आपने क्यों नहीं किया। तो ये बहुत अहम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, नहीं कर पा रहे। हाँ ठीक है, आप आएंगे शांति प्रसाद जी के, उसके बाद संजय, फिर जोड़ते हैं सत्यवीर जी को। शांति प्रसाद जी, आपने सुन ही लिया होगा चर्चा कहाँ पर चल रही है। देखिए, सब जब ठीक है सत्यवीर जी के मुताबिक, तो फिर समस्या क्या? आंदोलनकारी क्यों परेशान हो रहे हैं सर इस गर्मी में, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, यही तो बात है जो अब जनता की समझ में आ रहा है कि जिनको हमने राष्ट्र के नाम पर वोट दिया, वो हमारे बच्चों के और हमारे राज्य के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। किसी एक बिंदु पे भी यदि जनता कहीं खुश होती तो शायद जनता में आज इस तरह का आक्रोश ना होता जो आज मैंने देखा है। जो पार्टियों में बटे हुए थे, आज सब एक मंच पे थे। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या अन्य पार्टियां, सब एक मंच में थे और एक ही बात बोल रहे थे, पार्टी हमारी भले ही है मगर उत्तराखंड के साथ दोनों ने गलत किया है और हम इस बार इनको सबक सिखाएंगे। ये वो हालात हैं जो राज्य आंदोलन के दौर में 1994 के दौर में संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी, उसमें भी यही हाल हुआ था कि दोनों ने राष्ट्रीय पार्टियों के झंडे बाहर किए और उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे सब खड़े हो गए आंदोलन के नीचे। आज भी वही हुआ और ये सुखद संकेत हैं कि जनता अब समझ रही है कि राष्ट्र के नाम पर जिनको हम वोट दे रहे हैं, ये केवल 40% कमीशन खाने के वाले हैं और ये भूमाफियाओं और शराब माफियाओं के इशारों पे उत्तराखंड को धकेल रहे हैं। परिणाम, राज्य कर्ज में डूब गया, नौकरियां बिक गई, संसाधनों में बाहर वाले बैठ गए। अरे जिस राज्य के पास 15% कृषि भूमि हो और वो सारी की कृषि भूमि बिक जाए, शहर के नाम पर 10% भूमि हमारे पास थी, उस 10% भूमि भी इन्होंने जो है सारी बेच खाई। तो इनको सिर्फ बेचना आता है और जनता इस बात को समझ रही है, इसीलिए सख्त भू कानून की बात कर रही है। ठीक है सत्यवीर जी, आपसे जवाब लेंगे हम इसका। ठीक है, देखिए, सख्त भू कानून लगेगा तो जमीनों में इंडस्ट्री आएगी तो पार्टनरशिप के साथ स्थानीय व्यक्ति के साथ मिलकर काम करेगा। मूल निवास लागू होगा तो हमारी अपने राज्य के अंदर पहचान होगी। ये हमारी मांग नहीं है, भारत के संविधान में नियत है
कि 1950 में जो जहां जिस राज्य में रह रहा है वो वहां का मूल निवासी है। हम लेकिन हिलीय उत्तराखंड प्रदेश में के तो अब लोग तक हैं। नहीं हुआ ना जब सर, उत्तराखंड में तो अब तक चीजें नागालैंड में नहीं मिल है। सकता है, मिजोरम में मिल सकता है, अरुणाचल में मिल सकता है, तो उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून क्यों नहीं? हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ क्यों? इस ठीक है, सवाल पर ठीक है, भाजपा सत्यवीर जी कांग्रेस अभी के इसका नेता जवाब दोषी देंगे। हैं। संगीता जी की एक छोटी सी गरीब- संगीता जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद सत्यवीर जी आपके पास आते हैं और क्लोजिंग करेंगे। जी संगीता जी, आप देख रही हैं, लोग कह रहे हैं कि सब ठीक है, आपको लगता है, आप भी इस बार चुनावी मैदान में थी, आपको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लोगों को, उनकी जो मूल निवासी है उनको पहचान मिलनी चाहिए, क्यों उनकी पहचान के साथ छेड़छाड़ हो रही है या खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आपको नहीं लगता कि ये जरूरी है हर एक लिहाज से, क्योंकि इससे उत्तराखंड प्रगति करेगा? करीमा जी देखिए, अगर आज ये बहुत जरूरी नहीं होता तो आंदोलनकारी जो हमने तस्वीर देखी और जिस तरह से आज मैदान में उतरे थे वो ना उतरे होते। वो समझदार हैं, इसीलिए वो आज उनको जमीन पर उतरना पड़ रहा है क्योंकि सरकारें नहीं सुन रही, वरना उन्हें जरूरत क्या थी कि वो बरसात में गर्मी में आकर आंदोलन सड़क पर करेंगे। और देखिए गरिमा जी, वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, आने वाली पीढ़ी को लेकर बहुत चिंतित हैं कि जब आज इस तरह के हालात हैं तो आने वाले वक्त में क्या होगा अगर सशक्त भू कानून उत्तराखंड में नहीं आया तो आने वाले हालात और बदतर हो और उनके बच्चों का भविष्य खराब हो, इसलिए आज उन्हें मैदान में उतरना पड़ रहा है। और देखिए गरिमा जी, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से सशक्त भू कानून बनेगा, शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहा कि जब होटल आएंगे या कोई भी फैक्ट्री का निवेश आएगा तो वहां का जो लोकल है, जिसकी वो जमीन है, उसे भी उसका लाभ मिलेगा। तो देखिए वो उसके बच्चों के भविष्य को संवारने के काम आएगा। जब उसको लाभ मिलेगा तो गरिमा जी, अगर किसी को फायदा मिलेगा और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो वो पलायन बिल्कुल भी नहीं करेगा, पलायन भी कहीं ना कहीं रुकेगा। आज आप देखिए, अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही देखें तो कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो वो क्या उत्तराखंड के लोग खोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, बाहर के लोग आकर के बड़ी बड़ी जमीनों पे वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं। और सरकार जब स्वास्थ्य में फेल है, मैंने भी उस दिन आपके साथ डिबेट की थी, सत्यवीर भाई ने बिल्कुल कहा कि वो आपने तो तस्वीर दिखाई, मैंने तो वो सच में देखी है वैसी तस्वीरें। वो तस्वीरें नहीं, मैंने वो उनको सच में ऐसे उठाते हुए देखा है, साक्षात देखा है, क्योंकि मैं खुद पहाड़ से बिलोंग करती हूँ। तो गरिमा जी, सत्यवीर भाई भले ही कहते हैं कि वो तस्वीरें हैं, लेकिन जो हालात व्यतीत होते हैं या जिस पर बीतती है उसे समझ में आता है कि किस तरह से वो अपने जल्दी मरीज को लेकर से जाता है। सत्यवीर जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। हाँ, संगीता जी की बात से संगीता जी की बात से शुरू कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। ठीक है, सत्यवीर जी को सुनते हैं, सत्यवीर जी को सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आपके जवाब में कुछ कह रहे हैं। हाँ सत्यवीर जी, जल्दी से, समय का। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो इनके गठबंधन के एक नेता ही आए थे कर्नाटक से, उन्होंने बता दिया आम आदमी पार्टी को इतना काफी है, इतना काफी है। हमने संगीता जी आप उनको बोलने तो दीजिए, मुझे सुनाई तो देने दीजिए उनकी बात। ठीक है, हाँ जल्दी से सत्यवीर जी। दूसरा मुझे एक आपत्ति है, आपने कहा गरिमा जी की उत्तराखंड के लोग होटलों की लाइनों में लगे रहेंगे। ये उत्तराखंड प्रदेश ही है जिसने पहला सीडीएस दिया, दूसरा सीडीएस भी दिया और एडमिरल जनरल। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश है जिसमें पलायन सबसे बड़ी समस्या है। आपने केवल यही बोला कि केवल उत्तराखंड के नागरिक आपको लाइनों में दिखते हुए मिलेंगे। उत्तराखंड के नागरिकों ने 1962 में भी लड़ाई लड़ी थी नेफा में, जो सर प्लीज गलत, आप गलत जगह पर जा रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम बैठे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड में जन्मा है, लेकिन वो बात नहीं है ना। आप सिर्फ 2, 4, 10 लोगों को नहीं गिन सकते ना, आप उन लोगों को जोड़िए जो लोग अभी भी रोजगार के लिए परेशान है। आप ये मत बताइए उत्तराखंड में एक शख्स मुख्यमंत्री भी है। अगर मेरे को नहीं सुनना है, आपको सुनना है, लेकिन आप अगर पॉइंट से हटकर बात करेंगे तो क्या सुने आपको सर? से हटके ये बता दीजिए, यूकेटी के प्रवक्ता मणिपुर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर तमाम प्रदेशों में घूमते, ठीक है बताइए। हम एक बार नहीं उनको टोका। ठीक है, दूसरा मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसी के साथ जोड़ देता हूँ। कश्मीर के अंदर धारा 370 लगने से पहले 270 के लगभग परिवार थे जिनको वहां की कोई नागरिकता नहीं थी, कश्मीर की भी नहीं थी, भारत की तो छोड़ दीजिए। सर उत्तराखंड की बात करिए ना, उत्तराखंड में आप क्या कर रहे हैं? फिर आप कहेंगे कि मैं आपको रोक रही हूँ। उत्तराखंड में जिस प्रकार से विगत 6 वर्षों में काम हुआ है, सफाई कर्मचारियों का जिस प्रकार से एक समान वेतन किया गया हो, चाहे अंत्योदय के। ठीक है सर, ठीक है सत्यवीर जी, सफाई कर्मचारियों को आपने जो किया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उत्तराखंड के आंदोलनकारी जो परेशान हैं, जो सख्त भू कानून को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, इनको लेकर भी आप कुछ करेंगे तो ये उत्तराखंड के हित में होगा, जिसकी आप लगातार अपने मैनिफेस्टो में भी बात करते आए हैं, जिसके आप दावे भी करते आए हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपकी सरकार जरूर इस बात को सुनेगी और उत्तराखंड के लोगों के दर्द को समझेगी।
की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मूल निवासी अपना अधिकार मांग रहे हैं, आंदोलनकारी संग्राम कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। ना तो उत्तराखंड के लोगों को, मूल निवासियों को उनकी पहचान मिल रही है और ना ही सख्त कानून अब तक बन सका है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।